अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। मुल्क की सियासत में गलतियों को अंडू करने के मुतालबात और कई मामलात अंडू होने के बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट में भी माजी के फैसलों को अंडू करने का सिलसिला शुरू हो गया है। जिस इंतहा पर जाकर बाबर आजम को नामुनासिब अंदाज में कप्तानी से हटाया गया, अब उसी इंतहा पर जाकर बाबर आजम की शराइत मानकर दोबारा उन्हें पाकिस्तान का कप्तान लगा दिया गया है। जिसके बाद शाहीन आफरीदी सिर्फ 4 माह और एक T20 सीरीज में कप्तान रहने के बाद कौमी टीम की कप्तानी से फारिग हो गए हैं और अब बाबर आजम टेस्ट के सिवा वनडे और T20 दोनों फॉर्मेट्स में कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान होंगे और मुसलसल 3 ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की क़ियादत करने वाले पहले कप्तान बन जाएंगे। बाबर आजम को दोबारा कप्तानी देने का फैसला दुरुस्त है या गलत? शाहीन आफरीदी को इतनी जल्दी कप्तानी से हटाना चाहिए था या नहीं? ये बहस एक तरफ, मगर इस पूरे मामले ने पाकिस्तान क्रिकेट में अनप्रोफेशनलिज्म, जाती पसंद नापसंद और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के फुकदान को एक बार फिर पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है और बोर्ड के फैसलों में अदम तसलसल ने टीम में ग्रुपिंग और सियासत के खदशात को मजीद बढ़ा दिया है, वो भी ऐसे वक्त में जब T20 वर्ल्ड कप सिर्फ 3 माह दूर है। अहम बात यह है कि पिछले एक हफ्ते से कप्तान की तब्दीली की खबरें गर्दिश कर रही थी और ये खबरें भी सामने आ रही थी कि शाहीन आफरीदी इस पूरे अमल से नाख, जबकि आज इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये बयान जारी किया गया है जिसमें फास्ट बॉलर को इंजरी से बचाने, उन्हें आराम देने और वर्कलोड मैनेजमेंट को कप्तानी की तब्दीली की बुनियादी वजह करार दिया है। PCB का कहना है कि बोर्ड नहीं चाहता कि टीम वर्ल्ड कप से पहले फास्ट बॉलर्स की इंजरी का शिकार हो, जो सूरत-ए-हाल वर्ल्ड कप 2022 से पहले देखी गई थी। प्रेस रिलीज में शाहीन आफरीदी ने अपना मौक़िफ़ देते हुए कहा है कि बतौर खिलाड़ी अपने कप्तान बाबर आजम को बैक करना उनकी जिम्मेदारी है। वो बाबर आजम की बहुत इज्जत करते हैं, हम सब एक हैं और हम सब का मकसद भी एक है कि पाकिस्तान को दुनिया की बेहतरीन टीम बनाया जाए। इसी तरह कप्तान बाबर आजम ने बयान में कहा कि बतौर कप्तान उन्होंने शाहीन आफरीदी की राय को हमेशा अहमियत दी है और वो आगे भी शाहीन आफरीदी से तजावीज़ लेते रहेंगे। यानी क्रिकेट बोर्ड ने फास्ट बॉलर्स के लोड और फिटनेस को बुनियाद बनाकर बाबर आजम को दोबारा कप्तान बना दिया है। मगर साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने बोर्ड के इस फैसले पर हैरानी का इजहार करते हुए कहा है कि वो सिलेक्शन कमेटी में शामिल तजर्बाकार खिलाड़ियों के इस फैसले पर हैरान है। शाहिद आफरीदी ने कहा कि वो अभी भी समझते हैं कि अगर तब्दीली जरूरी थी तो मोहम्मद रिजवान कप्तानी के लिए बेहतरीन इंतखाब थे। शाहीन आफरीदी को अचानक कप्तानी से हटाने और बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाने पर बोर्ड पर तनकीद हो रही है, जबकि अहम बात यह है कि 4 माह पहले उस वक्त के चेयरमैन ज़का अशरफ ने जिस तरह बाबर आजम को कप्तानी से हटने पर मजबूर किया था, उस पर भी कड़ी तनकीद की गई थी और उस वक्त यह वाज़ेह हुआ था कि बाबर आजम को सिर्फ उनकी कारकर्दगी या प्रोफेशनलिज्म पर नहीं बल्कि ज़ाती मुखालफत की वजह से कप्तानी से बरतरफ किया गया था। वनडे वर्ल्ड कप के दौरान बोर्ड की तरफ से बाबर आजम की चैट लीक की गई थी। प्रेस रिलीज जारी करके नाकिस कारकर्दगी की जिम्मेदारी कप्तान बाबर आजम पर डाली गई थी, जबकि इस दौरान ज़का अशरफ की एक ऑडियो लीक हुई थी जिसमें वो बाबर आजम की कप्तानी पर तनकीद के साथ बाबर पर दोस्ती की बुनियाद पर फैसले करने का इल्जाम लगा रहे थे। मगर फिर चेयरमैन की तब्दीली के बाद सिलेक्शन कमेटी तब्दील हुई, कोचेस तब्दील हुए और अब कप्तान भी तब्दील कर दिए गए हैं। लेकिन इस बार बाबर आजम ने कप्तानी कबूल करने से पहले कुछ अहम शराइत बोर्ड के सामने रखी हैं। क्रिकेट के मारूफ वेबसाइट क्रिक इन्फो के मुताबिक बाबर आजम ने बोर्ड से यकीन दहानी मांगी है कि जून में होने वाले वर्ल्ड कप के नताइज पर उन्हें कप्तानी से नहीं हटाया जाएगा, उन्हें लंबे अरसे के लिए कप्तान रखा जाएगा और सिलेक्शन के मामलात में भी पहले से ज्यादा कंट्रोल दिया जाएगा। जिसके बाद ऐसा लगता है कि बोर्ड ने इनके ये तमाम मुतालबात तस्लीम करके उन्हें दोबारा कप्तानी सौंप दी है। बोर्ड में इस वक्त क्या चल रहा है, कप्तान की तब्दीली से टीम पर क्या असर पड़ेगा, हम इन तमाम मामलात पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याया हुसैनी। बहुत बहुत शुक्रिया सिकंदर साहब और याया साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सिकंदर साहब, कैसा देखते हैं आप इस फैसले को? 4 माह पहले बाबर आजम को नामुनासिब तरीके से हटाया गया और फिर अब शाहीन आफरीदी एक सीरीज में कप्तान रहे, उनको हटाकर दोबारा बाबर आजम को ला रहे हैं। कहा जा रहा है कि उनकी शराइत भी मानी गई हैं और अब से कुछ देर पहले प्रेस रिलीज जो आया है PCB का, उसमें वो कह रहे हैं कि रोटेशन पॉलिसी, वर्कलोड मैनेजमेंट, इंजरी से बचाने की वजह से ये तब्दीली की है। यार देखो, सबसे पहले तो ये कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि बाबर को हटाया था तो वो गलत फैसला था। नहीं, मैंने कहा नामुनासिब तरीके से हटाया था, वो जो सारी कंट्रोवर्सी थी, ये मैंने कहा है। हम बात नहीं, देखिए इसकी जो सबसे बड़ी वजह ये थी कि क्रिकेट बोर्ड में इतनी ज्यादा तब्दीलियां आपने की कि कोई भी अपना फैसले को जो है जस्टिफाई नहीं कर सका। अगर ज़का अशरफ थे वो जस्टिफाई नहीं कर सके, नजम सेठी साहब थे उनको हटाया, फिर वो आए, फिर अब ये नए लोग आ गए, तो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते ना कि मैंने क्यों हटाया। तो नामुनासिब ना कहें कि यार वो 2 T20 के वर्ल्ड कप हार चुका है, 1 ODI का वर्ल्ड कप हार चुका है, 2 एशिया कप हार चुका है, तो अब उसको नामुनासिब तो आप नहीं कह सकते ना। सिकंदर भाई साहब, मैं कह रहा था जिस तरीके से हटाया, जो कंट्रोवर्सी थी, फोन के मैसेजेस लीक किए गए, प्रेस रिलीज जारी की गई, तरीके पे मैं कह रहा हूँ वो नामुनासिब तरीका था। बाकी तो आप अपनी राय दे सकते हैं कि जस्टिफाइड था या नहीं था।
ठीक है, वो नामुनासिब तरीका इसलिए था कि वो जो लोग आए थे कि वो अपनी ज़बरदस्ती, जब लोग आ जाते हैं ना तो उनको पता नहीं होता कि चीज़ों को कैसे हैंडल करें, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर किस तरह चलता है, फिर वो इस तरह की हरकतें होती हैं। ये वो मैं उस वक्त भी उनको कहा था कि ज़का अशरफ साहब को नहीं आना चाहिए था क्रिकेट बोर्ड में, उनका काम नहीं था, जो काम जिसको नहीं आता उसको नहीं करना चाहिए। अब जो आप लेकर आ गए हैं, अभी वो याया यही कहेगा कि ये बहुत पॉपुलर डिसीजन लिया है नकवी साहब ने, बिल्कुल ठीक है, मगर हमें पाकिस्तान के लिए फैसले करने हैं ना। पाकिस्तान क्या चाहता है, पाकिस्तान के लिए क्या अच्छा होगा। इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर से उनकी बातचीत इतनी अच्छी नहीं है, उन्होंने हमारे ही प्रोग्रामों में बैठ के उनकी खिंचाई की है बाबर की। अब बाबर के साथ वो खेलेंगे, मुझे नहीं पता कैसा होगा। नहीं, बाबर ने कितनी गलतियां की हैं, वो अपना बैटिंग ऑर्डर नहीं बदलते, वो बॉलर से बॉल वक्त पे नहीं कराते, खुद गलत वक्त पे बैटिंग करने आते हैं, उन पर हज़ारों गलतियां हैं। मैं हर गलती पे जो प्रोग्राम किया है वो मैं अपनी क्लिप्स डाल रहा हूँ ट्विटर पे। तो एक जरूरी नहीं होता कि एक आदमी को जो है ना पॉपुलर है उसको पॉपुलर डिसीजन करना पड़ेगा कि अवाम को खुश करने के लिए उसको कप्तान बनाए। आपको ये देखना है कि पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर होगा, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए क्या बेहतर आपके ख्याल में जो फैसला किया था तब्दीली का और शाहीन शाह अफरीदी को बनाया था, उनके साथ ही कंटिन्यू करना चाहिए था, या शाहीन शाह अफरीदी की जगह भी मोहम्मद रिजवान या किसी और को बनाना चाहिए था? ये भी हो सकता था कि देखें दोनों, अब मैंने एक किस्सा बयान किया था अभी जियो पाकिस्तान में कि मेरे से यही सिचुएशन 30 साल पहले थी। 30 साल पहले यही सिचुएशन थी, दो बड़े प्लेयर आपस में लड़ रहे थे कप्तानी के लिए, टीम जीत रही थी। एक प्लेयर से मेरी मुलाकात हुई स्टेडियम में, उसने बोला मैं देखता हूँ सिकू भाई कैसे जीतते हैं, ये बोला था उसने, ये मैं हल्फिया कह सकता हूँ हाथ रखकर, नाम किसी का नहीं दूंगा। तो ये लड़के फिर आपस में इस तरह के रिएक्शन होते हैं जब आप एक दूसरे को हटाते हैं। तो कोई न्यूट्रल कप्तान रख देते तो उससे ज्यादा बेहतर होता। अब तलखियां तो दिल में रहेंगी, जितना भी वो हंस रहे हैं गा रहे हैं, मगर तलखियां दिल में रहेंगी। तो मेरे ख्याल से इस किस्म के फैसले, ये कि लड़का पॉपुलर है तो उसके लिए फैसले सही नहीं होते, पाकिस्तान की क्रिकेट के हिसाब से होना चाहिए। और फिर मैंने जो ये सुना है कि इतनी ज़्यादा उन्होंने शराइत रख दी है कि मैं 2 साल के लिए हूँ, मुझे और पैसे मिलने चाहिए, मुझे कमर्शियल और इजाज़त होनी चाहिए, पता नहीं क्या क्या, पता नहीं सही है। ये भी आपके ख्याल में उन्होंने डिमांड्स रखी है? मैं याया साहब, आपके जवाब का कुछ हिस्सा तो सिकंदर बख्श साहब ने दे दिया कि आप कहेंगे ये पॉपुलर डिसीजन है, लेकिन आपके ख्याल में शाहीन शाह अफरीदी को हटाने की जो वजह बताई है इस वक्त कि वर्कलोड मैनेजमेंट करना है, इंजरी से बचाना है, रोटेशन है, सबको पता था वो फास्ट बॉलर्स हैं और फास्ट बॉलर को इस इन मराइल से गुजरना पड़ता है कि रेस्ट भी होगा, रोटेशन भी होगी, तो ये तो वजह नहीं नजर आती। तो इस वक्त खबर क्या है, वजह क्या बनी है इस तब्दीली की, दोबारा क्यों जा रहे हैं बाबर आजम की तरफ? देखिए, पहला हिस्सा तो आपने सिकंदर बख्श की ज़बानी सुन लिया कि ये एक पॉपुलर डिसीजन है और ज़बान खल्क को नक़ार खुदा जानो। अभी आपने जो पहले हिस्से में कहा कि उनको हटाने का फैसला नामुनासिब था, बिल्कुल आपको ठीक जवाब दिया सिकंदर बख्श साहब ने कि बिल्कुल नामुनासिब फैसला नहीं था। बाबर आजम को सारे फॉर्मेट से चौधरी ज़का अशरफ ने स्टेप डाउन करने के लिए नहीं कहा था, उनको कहा था कि वाइट बॉल क्रिकेट में आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है और आपको एक अच्छा टाइम मिला है, आप रेड बॉल में कंटिन्यू करें, बट वाइट बॉल में हमको लगता है कि हमको किसी और के बारे में सोचना चाहिए। और अब तक जो सराउंडिंग से खबरें चल रही हैं कि बाबर आजम ने ये डिमांड की, बोर्ड ने ये माना, बोर्ड ने वो नहीं माना, तो मैं आपको कैटेगोरिकली ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कर रहा हूँ कि सैयद मोहसिन रजा नकवी पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख के पावरफुल तरीन चेयरमैन है, और इससे पहले जो नजम अजीज सेठी थे या चौधरी ज़का अशरफ थे, ये नहीं है मतलब कि वो पावरफुल नहीं थे, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए थे क्योंकि वो मैनेजमेंट कमेटी को हेड कर रहे थे। लेकिन अब मोहसिन रजा नकवी जो है वो फुल पावर के साथ आए हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने अपने इख्तियारात जो कि आइन के मुताबिक कप्तान, कोच, चीफ सेलेक्टर, मैनेजर बनाने का उनके पास था, उन्होंने सिलेक्शन कमेटी को दिया, और सिलेक्शन कमेटी ने ये सोचा कि वर्ल्ड कप जैसा कठिन और मुश्किल टूर्नामेंट मुनासिब ये होगा कि बाबर आजम ट्राई एंड टेस्टेड है, वो जिम्मेदारी संभालें, वो आगे आए। लेकिन ये कह देना कि बाबर आजम ने ये शराइत रखी थी, बाबर आजम ने वो शराइत रखी थी, ये इस क्रिकेट बोर्ड के सामने जचता नहीं है। और अच्छा, ये जो फैसले हैं कप्तानी के, इसमें खिलाड़ियों का तो कसूर नहीं है, उनको तो ऑफर की जाती है, वो ऑफर एक्सेप्ट करें रिजेक्ट करें, ये अलबत्ता उनका फैसला होता है। लेकिन ये क्योंकि आप एक अरसे से रिपोर्ट करते रहे क्रिकेट के हवाले से भी, तो ये जो पीसीबी की ना लॉन्ग टर्म प्लानिंग नजर आती है, ना विजन नजर आता है, हर चेयरमैन आता है वो कोचिंग स्टाफ तब्दील करता है, सिलेक्शन कमेटी को तब्दील करता है, कप्तान को तब्दील करता है, तो ये जो तसलसल अगर नहीं रखेंगे और ड्रेसिंग रूम में मुसलसल तब्दीलियां करेंगे तो ये खदशात तो जन्म लेंगे कि तलखी रह जाएगी, कहीं ना कहीं ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब होगा। देखिए शहजाद, आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये सब कॉन्टिनेंट का जो तरीकाकार है, जो एक कल्चर है, वो इसको परवान चढ़ा रहा है। लेकिन बाबर आजम को कप्तान बनने से पहले ही उनके अपने वालिद ने उनको कंट्रोवर्शियल कर दिया है। कल उन्होंने एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी और उन्होंने इन तमाम बातों को तकवीयत दी कि भाई क्रिकेट बोर्ड के सामने बाबर आजम ने कोई शराइत नहीं रखी।
उन्होंने बाबर आजम को कमजोर साबित किया और आपने देखा कि अगले दिन क्रिकेट बोर्ड ने स्ट्रेट अवे उनको कैप्टन अनाउंस किया। और जिस तरह पहले मैंने बताया था कि वो राइट बॉल में उनको कैप्टन नहीं बना रहे, सिर्फ व्हाइट बॉल में उनको कैप्टन बना रहे हैं। और आज जब सारी लोग ये बात कर रहे हैं कि इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को हैंडल करना बाबर आजम के लिए इतना आसान नहीं होगा, उनके वालिद ने एक और चुटकुला छोड़ दिया। वो अपने बेटे को ये मशवरा दे रहे हैं कि आप इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर आपके बड़े भाई हैं, अगर उन्होंने आपके बारे में कुछ कह दिया है तो आपको दरगुजर कर देना चाहिए। ये चीजें बाबर आजम को डैमेज करेंगी, याद रखिएगा मेरी बात, क्योंकि बाबर आजम इस ड्रेसिंग रूम में 5वें कप्तान हैं। इमाद वसीम कराची किंग को जिता चुके हैं, शादाब खान इस्लामाबाद यूनाइटेड को जिता चुके हैं, शाहीन आफरीदी लाहौर कलंदर को जिता चुके हैं और अब रिजवान इस्लामाबाद मुल्तान सुल्तान को जिता चुके हैं। सिर्फ वाहिद कप्तान बाबर आजम है जो PSL में 2 फ्रेंचाइजीज को लीड कर चुके हैं, जीते नहीं है। तो उनके वालिद ने उनको कंट्रोवर्शियल कर दिया है, क्योंकि ये वो बातें कर रहे हैं जो लोगों के इस वक्त जबान पर मौजूद है। और उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि कुछ ड्रेसिंग रूम में चल रहा है और कुछ मामलात हैं जो बाबर आजम के लिए आसान नहीं होंगे। ये जो कप्तानी बाबर आजम करने के लिए इस बार जा रहे हैं, उनके लिए इस वक्त केक वॉक नहीं होगी। पहले अगर आपको याद हो, रमीज राजा उनके सामने बैठे हुए थे, वसीम जो है उनकी हर बात मान रहे थे, लेकिन ना तो ये सिलेक्शन बाबर आजम की मर्जी से होगी, ना ही टीम बाबर आजम की मर्जी से बनेगी। बाबर आजम सिर्फ एक कैप्टन है। सिकंदर साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि एक तरफ तो ये कह रहे हैं और दुरुस्त भी लगता है कि PCB के चेयरमैन बहुत पावरफुल हैं इस वक्त तो, और उन्होंने ये कहा भी था, अभी आपने सुना होगा रिसेंटली जब वो क्रिकेटर से मुखातिब थे, कि अगर किसी की भी मुझे चीज़ें पता चली कि कोई ग्रुपिंग कर रहा है या कोई और साजिश कर रहा है तो पूरी टीम की फारिग हो जाएगी शिकायत पर। तो बाबर आजम के लिए अब अकोमोडेट करना, मोहम्मद आमिर का टीम में होना, इमाद वसीम का होना, ये आपके ख्याल में प्रॉब्लमेटिक हो सकता है? और आई एम श्योर बाबर आजम ने इन चीज़ों को कंसिडर भी किया होगा, और अगर उन्होंने ये भी शर्त रखी है कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए रखे, तो ये तो हर कप्तान ख्वाहिश करेगा कि उसको फिर बार बार एक सीरीज के बाद निकाल ना दिया जाए, तो ये तो फिर कप्तान का राइट भी बनता है ना। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि हर क्रिकेटर को चाहिए कि उसकी फैमिली वाले उसको मशवरा ना दें, उसके मामले में ना बोलें। उनके वालिद साहब मुझसे उम्र में 100% छोटे होंगे, उनको मैं यही मशवरा दूंगा, भाईजान आप आराम से बैठें, अपने बेटे को क्रिकेट खेलने दें, परफॉर्म करने दें, आप ना बयान दें, आपके बयान देने से कुछ नहीं होगा, यू आर नोबडी। ठीक है, तो वो आप उनके वालिद ज़रूर हैं, मगर ये पाकिस्तान के मामले में आप इंटरफेयर ना करें, आप खामोशी से एक तरफ बैठ जाएं। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जितने भी ये फैसले होते हैं, ये इनकी जो आपस की जो रंजिशें हैं, ये इतनी मज़ेदार नहीं रहेंगी, इनको ये तकलीफ देंगी, ये बात में आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे मैंने आपको खुद बताया है कि मैं हल्फिया कह रहा हूँ कि एक लड़के ने मुझसे बोला कि मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान कैसे मैच जीतेगा, और पाकिस्तान वो मैच हारा। तो ये लड़के आपस में इनकी रंजिशें जब बढ़ जाती हैं, कोई चीज़ को स्पेयर नहीं करते। तो ये कहना कि जी ये पॉपुलर डिसीजन है और बाबर को जो है वो अगर वो इतने सख्त हैं मोहसिन नकवी साहब, तो एक लड़का है ना बाबर, उसके होते हुए हम क्या जीते हैं? कुछ भी नहीं जीते। अगर वो ज़्यादा मस्ती करता था आप उसको बिठा देते, मैं देखता। फिर ये होती है सख्ती कि आप एक लड़के को, आपने एक को बंद करके रखा हुआ है ना जेल में, तो इसको भी बिठा देते बाहर, देखते फिर क्या होता। कुछ नहीं होता। पाकिस्तान पहले भी हार रहा था, फिर हार जाता। मगर आप अपना एक वो तो दिखाते हैं कि मेरा ये मूड है, मेरा ये लेकिन मुझे स्पेसिफिकली जरा बताइएगा कि मोहम्मद आमिर जो अपने टीवी इंटरव्यूज वगैरह में बड़ा क्रिटिसाइज करते रहे बाबर की परफॉर्मेंस, इमाद वसीम करते रहे, और हमें पता है चाहे कराची किंग्स में इमाद वसीम के साथ केमिस्ट्री हो या उनके मसाइल हो उनके साथ, आमिर के साथ बड़े पब्लिक थे ये सारी चीज़ें, तो अब ये कैसे सेटल होंगी? नहीं तो कहाँ होगा ना, फिर दिल में रंजिशें तो रहेंगी सर, ये ना भूल जाएं। वो चाहे 10 दफ़ा गले मिल जाएं, आके साथ बैठ जाएं, खाना खा लें, सब कुछ कर लें, मगर जो रंजिशें होती हैं इनकी दिल से वो कभी साफ नहीं होंगी। ये रंजिशें इनके दिल में रहेंगी और ये पाकिस्तान के लिए, क्रिकेट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। जब मैचेस होंगे तो ये लड़के हो सकता है कि उनके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करें। तो मेरे ख्याल से ये जो फैसला था, ये सोच समझ के नकवी साहब को करना चाहिए था कि अगर अब बाबर को कप्तान बना, चले अब साथ खेलना है तो फिर यूनाइट तो होना पड़ेगा। लेकिन सिकंदर साहब, अगर सिर्फ T20 फॉर्मेट की बात करें तो बाबर की कप्तानी में रिजल्ट तो बुरे नहीं मिले। हमने एशिया कप का फाइनल खेला, उसमें हमने इंडिया को हराया था, हमने वर्ल्ड कप T20 जो है सेमीफाइनल पहुंचे, ऑस्ट्रेलिया में फाइनल पहुंचे, तो रिजल्ट तो इतना बुरा नहीं दिया उन्होंने। नहीं शहजाद, आपको टाइटल जीतना इंपॉर्टेंट होता है कि ये रिजल्ट देखेंगे जो वो नंबर 1 था, नंबर 2 था। आपने कोई टाइटल जीता? आपने तो अंडर 19 का टाइटल नहीं जीता। आपको टाइटल जीतता था कि पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन है या पाकिस्तान एशिया का चैंपियन है, आप ये कहते हैं। ये नहीं होता कि जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, परफॉर्मेंस वो तो दफा भी आप देखिएगा सबसे ज्यादा स्कोर वही बाबर करेगा, सबसे ज्यादा उसका हाईएस्ट स्कोर उसी का होगा, मगर टीम हार जाएगी। तो फायदा, तो यही चीज मैं कह रहा हूँ कि अगर सब करते तो एक सब्सक्राइबर शख्स ही करें। या जरा इस हवाले से भी बताइएगा, क्योंकि अभी तक मेरे ख्याल से फाइनल नहीं हुआ है कि कोच, हेड कोच कौन होगा,
और दूसरा जो सिलेक्शन कमेटी भी बनाई है वो भी बड़ी यूनिक है, क्योंकि आमतौर पे दुनिया भर की क्रिकेट देख लें या दूसरे टीम स्पोर्ट देख लें, जो कप्तान होता है वो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं होता, क्योंकि वो खुद सेलेक्ट होकर आया होता है। इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? देखिए, माजी में तो फैसले होते रहे और जो भी चेयरमैन आता है वो अपनी मर्जी से चीज़ों को लेकर चलने की कोशिश करता है। कुछ यूनिक फैसले हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप ये मान लें कि ये 3 कम 1 दर्जन सिलेक्शन कमेटी है जिसका कोई सरबरा नहीं है, लेकिन आप ना भी कहें तो इस सिलेक्शन कमेटी में पावरफुल बंदा वहाब रियाज है और वहाब रियाज जो कहेंगे वो होगा। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं सिलेक्शन कमेटी के मामलात की, तो देखें ड्राइविंग सीट पर तो मोहसिन रजा नकवी ही मौजूद हैं, जो वो चाहेंगे वही होगा। अब वो अलग बात है कि कान को आप इधर से पकड़ें, कान को आप इधर से पकड़ें। वैसे तो वो कह रहे हैं कि मैंने सारे इख्तियारात सुपर्द कर दिए हैं सिलेक्शन कमेटी के। माजी में तो ये होता था चेयरमैन सेलेक्ट करता था कैप्टन, अब सिलेक्शन कमेटी ने बताया कि ये कैप्टन होंगे, उन्होंने रिकमेंड किया है। जी बिल्कुल, माजी में ये भी हुआ है कि इमाद वसीम टीम में सेलेक्ट नहीं हुए, मोहम्मद आमिर ने कहा कि मैं जब तक ये होंगे मैं खेलूंगा नहीं, ये सब वापस आ गए हैं। तो माजी में तो बहुत कुछ हुआ है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मोहम्मद आमिर अंडर परफॉर्म करेंगे, इमाद वसीम अंडर परफॉर्म करेंगे, वो सब नजर आ जाएगा। उन्होंने जो भी बयान दिया है कि एक्सपर्ट की हैसियत से दिया था, उनसे सवाल किया गया था तो उन्होंने जवाब दिया। अब जब बाबर आजम की कप्तानी में खेलेंगे तो फिर बाबर आजम को वो कप्तान दिल से तस्लीम करेंगे और अपनी परफॉर्मेंस के लिए खेलेंगे। अगले आने वाले दिन जो है वो टीम की सिलेक्शन के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि एक खिलाड़ी के ऊपर 3-3 खिलाड़ी बैठे हुए हैं, तो आपको बहुत तब्दीलियां टीम में दिखाई देंगी। और जहां तक आप कोच का बात कर रहे हैं, आज मुझे किसी ने बताया कि भाई जस्टिन लैंगर जो है, उनसे किसी ने पूछा कि भाई आप भी सुना है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी और कोचिंग की दौड़ में शामिल है? उन्होंने कहा भाई मुझसे तो कभी किसी ने पूछा ही नहीं। तो आप देखिए दाएं बाएं हर जगह से खबरें चल रही हैं, जिनके नाम आ रहे हैं उन बेचारों को भी नहीं पता। मुझे कहीं ऐसा लगता है कि इस क्रिकेट बोर्ड ने जल्दी की है मोहम्मद हफीज को हटाने में, वो वर्ल्ड कप तक उनको लेकर जाते, लेकिन बहरहाल अब फैसला हो गया है। जहां तक मुझे फिलहाल ऐसा नजर आता है कि एतमाद नहीं रहा है गैर मुल्की कोचेस का, और आपको शायद इस सिलेक्शन कमेटी में से ही कुछ लोग जो है वो न्यूजीलैंड की सीरीज में पाकिस्तान टीम के डगआउट में नजर आए बतौर स्टाफ। ओके, अच्छा, इस सिलेक्शन कमेटी में से ही कुछ लोग कोचिंग स्टाफ का हिस्सा होंगे, ये कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, अगर कोई अरेंजमेंट नहीं हो सका तो। ठीक है सिकंदर भाई साहब, काकुल में टीम इस वक्त ट्रेन कर रही है, ठीक है, उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा है, शायद कुछ फिटनेस उनकी बेहतर हो जाए, लेकिन देखें प्रोफेशनली अगर आप किसी भी स्पोर्ट को उठा के देखें तो इतना अब ये टेक्नोलॉजी और साइंस इसमें इन्वॉल्व हो गई है कि थ्रू आउट द ईयर आपको एक हैबिट बनानी पड़ती है, ट्रेनर्स को साथ रखना पड़ता है, प्रोफेशनल ट्रेनर्स हो, सिर्फ कौमी टीम के साथ नहीं, ए टीम के साथ, अंडर 15 अंडर 19 के साथ, ये कल्चर डेवलप करने की जरूरत है। ना कि सिर्फ आप ये कहें कि 10 दिन हम भेज देंगे काकुल अकेडमी और हमारे लड़के फिट होकर आ जाएंगे और आप देखें पूरा साल कितना जबरदस्त परफॉर्म करेंगे। इस पर भी तो सोचने की जरूरत है कि एडहॉक बेसिस पे ना ये फैसले करें, मुस्तकिल अच्छे ट्रेनर्स को टीम के साथ रखें, यंग एज से उनके साथ रखें। देखिए शहजाद, ये आपने बिल्कुल सही कहा। नंबर 1, एक तो ये मैं बोल दूं कि कप्तान बाबर है और बाबर ग्राउंड के अंदर बाबर लड़कों को खिलाएंगे। वो सिलेक्टर कुछ नहीं कह सकता कि आप इसको 1 ओवर दें, 2 ओवर दें, वो तो बाबर का फैसला होगा ना कि वो अंदर किसको बॉलिंग देता है, किसको बैटिंग कराता है, तो आप कैसे रोक लेंगे? सर ऐसा तो नहीं होगा ना, मोहम्मद आमिर को खिला के ओवर ही नहीं देंगे उनको, अब ये भी तो नहीं करेंगे ना कोई। ऐसा नहीं होगा, वक्त के ऊपर किसको कहाँ गेंद देनी है। वो बाबर तो उमन भूल जाते थे कि आगा सलमान भी बॉलर है, इफ्तिखार बॉलर है, वो भूल जाते हैं, उनको जहन में नहीं रहता। तो एनीवे, दूसरी चीज जो आपने जो क्या सवाल किया था, मैंने कहा ट्रेनिंग का तो बाकायदा एक साइंटिफिक मेथड है ना, यानी कि अगर फास्ट बॉलर की ट्रेनिंग तो कौन सा मसल उसको ट्रेन करना है ताकि उसकी बॉलिंग बेहतर हो, ये चीजें काकुल में चले, आप थोड़ा सा स्टैमिना उनका बेहतर कर लेंगे, जनरल फिटनेस पे काम कर लेंगे, लेकिन जो स्पेसिफिक ट्रेनिंग होनी चाहिए बैटर्स के लिए, बॉलर्स के लिए, वो तो नहीं हो सकती वहां पे। ये बात तो साबित हो गई है ना कि जो हमारे जितने भी फिजिकल ट्रेनर थे जो कि पाकिस्तान की टीम की फिटनेस को ख्याल रख रहे थे, दे आर फेल, सब फेल हो गए, किसी ने लड़कों को फिट नहीं रखा। और सबसे बड़ी बात, वहाब रियाज हमारे प्रोग्राम में आए थे जियो के, और उन्होंने कहा था कि हमने फिटनेस लड़कों नहीं है, तो उन्होंने कहा कल्चर ही जो है हमने खत्म कर दिया है, फिटनेस का टेस्ट ही नहीं होंगे ये लड़कों ने। किसके अंडर में हुआ था? बाबर के अंडर में हुआ था। ये तो वो लड़के हैं कि जो बस अपनी मर्जी चलाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सिकंदर बख्श साहब मौजूद थे, याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद थे, क्योंकि हम सब क्रिकेट के फैन हैं, तो उम्मीद करते हैं कि अब जो माजी के गिले शिकवे हैं, जो तलखियाँ हैं, वो भुलाकर टीम यूनाइट होकर खेलेगी, और उम्मीद यही करते हैं कि बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तानी वर्ल्ड कप जीते। एक ब्रेक शामिल करेंगे प्रोग्राम में, इसके बाद मजीद बात करेंगे इसके बाद। वेलकम बैक। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के इल्जामात की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दिया है, और अब जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी का ये 1 रुकनी कमीशन ईद उल फितर के बाद अपनी कार्रवाई का आगाज करेगा और 60 रोज के अंदर अपनी सिफारिशात वफाकी हुकूमत को पेश करेगा। हुकूमती टीआरएस के मुताबिक कमीशन इस बात का तयन करेगा कि जजेस के इल्जामात दुरुस्त हैं या नहीं,
कमीशन इस बात का भी तयन करेगा कि क्या कोई एहलकार बराह रास्त मुदाखलत में मुलविस था या नहीं। वफाकी हुकूमत ने कमीशन का दिफा करते हुए कहा है कि यह कमीशन अदालत उज़्मा के फुल कोर्ट की तजवीज़ पर बनाया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार काउंसिल और पंजाब बार भी हुकूमती फैसले के साथ खड़ी हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत बलूचिस्तान के वकला तंजीमों ने भी कमीशन को मुस्तरद करते हुए सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 184(3) के तहत मामले को टेकअप करने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज पेशावर में अदलिया की आज़ादी और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए रैली भी निकाली गई। इसके अलावा 6 जजों के खत के मामले पर मुल्क के 300 से ज्यादा वकला ने सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 184(3) के तहत इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से अदालती अमूर में मदाखलत के इल्जाम का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। इन वकला में ईमान मजारी, ज़ैनब जंजुआ, अब्दुल मुईज़ जाफरी और सलमान अकरम राजा समेत दीगर नामवर वकला शामिल है। ये तमाम मामला इस तरफ जा रहे हैं कि इस कमीशन से कोई फायदा होगा या ये कमीशन एक नॉन स्टार्टर है। इन तमाम मामला में बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर ने। बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब ज्वाइन करने के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो खत लिखा था उस पर इंक्वायरी कमीशन हुकूमत ने बना दिया है। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी साहब की जो कमीशन है इसने तयन करना है कि क्या एजेंसीज की और हुकूमत की अदालती काम में मुदाखलत थी या नहीं थी। आपको क्या उम्मीद है इस कमीशन से? आपको लगता है ये एक बाइख्तियार कमीशन है या आपको लगता है ये एक नॉन स्टार्टर है? जी शहजाद इकबाल साहब, जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब तो बजाते खुद बड़े अच्छे जज हैं और 2018 में उनका नाम तहरीक इंसाफ ने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए भी दिया था। लेकिन हमारी जो तारीख है वो तारीख को अगर हम सामने रखें तो ये पता चलता है कि हाजिर सर्विस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी अगर किसी कमीशन का सरबराह बना तो वो कमीशन कुछ ना कर सका और कमीशन की रिपोर्ट जो है वो 8-8, 10-10 साल मंजरेआम पर ही नहीं आई। तो तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब की जो क्रेडिबिलिटी है उसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन वो एक रिटायर्ड जज हैं और एक रिटायर्ड जज की पाकिस्तान में कोई अहमियत नहीं है जहां पे सर्विंग जज साहिबान जो हैं वो फरियादी बने हुए हैं। सर्विंग जज साहिबान फरियादी बने हुए हैं तो एक रिटायर्ड जज साहब जो है वो उनको इंसाफ कैसे देंगे? और फिर ये रिटायर्ड जज साहिबान का नाम जो है अनाउंस किया है जिस हुकूमत ने, उस हुकूमत की काबीना के इजलास में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज हैं उनकी जो शिकायत है, उनका जो कंसर्न है, उनकी जो फरियाद है, उसके बारे में शुकूक व शुबहात का इजहार किया गया है और उसकी मजम्मत की गई है। तो मैं समझता हूं कि अगर तो वफाकी काबीना जो है उसके इजलास में ये 6 जज साहिबान की शिकायत पर शुकूक व शुबहात का इजहार ना होता तो शायद कुछ उम्मीद हम कर सकते थे कि तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब के साथ कोई उनके साथ ताउन किया जाएगा और अगर वो कोई एक सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करेंगे तो हुकूमत उनका साथ देगी। तो मैं समझता हूं कि अगर फर्ज करें कि तसद्दुक जिलानी साहब की रिपोर्ट सामने आ जाती है, वो अपनी रिपोर्ट दे देते हैं, उसमें वो कहते हैं हाँ जी ये जज साहिबान जो है इनकी शिकायत बिल्कुल जायज है, इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, तो वो तो रिकमेंडेशन करेंगे। तो ये जो एक रिटायर्ड जज का जो कमीशन है मेरे ख्याल से ये नॉन स्टार्टर इसलिए है कि अगर तसद्दुक जिलानी साहब जो है कोई ब्रेक थ्रू करते भी हैं और रवायत तोड़ के कोई सच सामने ले भी आते हैं तो एड्रेस तो करना है वफाकी हुकूमत ने। कल जो एलामिया सामने आया है, जो TOR सामने आया मीर साहब, उसमें ये तो लिखा हुआ था कि एग्जीक्यूटिव समझती है कि जो इल्जामात एग्जीक्यूटिव पे लगे हैं वो नामुनासिब हैं और उन्होंने उसकी नफी की है। लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि कैबिनेट में कुछ मेंबर्स ने जजेस के इस खत के हवाले से शक का इजहार किया है, ये क्या मामला है? देखें, इस काबीना का जो सरबराह है वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर है ना, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है जी। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कुछ अरसा पहले जब वो पिछली हुकूमत के वजीर आजम थे तो बतौर वजीर आजम खुद इस बंदा नाचीज को एक इंटरव्यू में खुद ये बता चुके हैं कि 2018 में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने और 2 दीगर जो जर्नैल थे जिनका ताल्लुक ISI से था, उन्होंने उन्हें बुलाया और उनको बुलाकर कहा कि आप नवाज शरीफ की मजम्मत कर दें तो हम आपको दोबारा प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। खुद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पब्लिकली इस बात का इजहार कर चुके हैं और उनको पता है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो पस मंजर में रहते हुए किस तरीके से सियासत में मुदाखलत करती हैं। और खुद मुस्लिम लीग नून कई दफा कह चुकी है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब जो हैं वो किसी साजिश का हिस्सा थे। तो जब मुस्लिम लीग नून का खुद अपना एक बयानिया है, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा बार बार बहुत से जजों पर इल्जाम लगाते रहे हैं कि जी ये जज जो हैं ये इन्होंने एक एजेंडे के तहत हमारे खिलाफ कार्रवाई की, तो मुस्लिम लीग नून की तो लीडरशिप खुद ये कहती रही है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो अदलिया पर असरअंदाज होती हैं, अदालती अमूर में मुदाखलत करती हैं। तो मैं तो समझता हूँ तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब को
चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब को और नवाज शरीफ साहब को भी बुलाएं और उनसे पूछें कि ये जो आपने इल्जामात लगाए थे कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो अदालती उमूर में मुदाखलत करती हैं, तो ये कब, कहाँ पे, कैसे, किसने क्या बात की थी, ताकि स्टैब्लिश हो सके कि वाकई इंटेलिजेंस एजेंसीज ये काम करती हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि जब खुद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ये एतराफ़ कर चुके हैं कि एक इंटेलिजेंस एजेंसी के अफसरान जो हैं वो उन पर असरअंदाज होने की कोशिश करते रहे, और उन्होंने जो इनके खिलाफ, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो फैसले दिए वो किसी एजेंडे का हिस्सा थे, किसी साजिश का हिस्सा थे, तो वो कैसे कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज जो हैं उन्होंने जो शिकायत लगाई है उस पर उनको कोई शक है कि वो ठीक नहीं है। मीर साहब, अभी हमें देखना है कि ये कमीशन इन 6 जजेस को भी बुलाता है या नहीं बुलाता, और अगर बुलाता है तो ये अपीयर होंगे या नहीं होंगे। लेकिन जो इन 6 जजेस का खत था उसमें तो ये बाकायदा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से ये पूछ रहे थे कि अगर कोई जज इस इंटरवेंशन के हवाले से बात करता है तो उसको साबित कैसे करेगा, क्योंकि उसका बर्डन तो फिर उन्हीं पे आएगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये कमीशन जिम्मेदारी इन जजेस पे ही डालेगा कि अब आपने साबित करना है कि इंटरवेंशन हुई थी या नहीं हुई थी, और अगर ये साबित नहीं करते तो फिर कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी का इल्जाम इन्हीं पे लगा के इन्हीं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी, जैसे शौकत अजीज सिद्दीकी के हवाले से हुआ था। देखिए, अगर इन जजेस को भी इंसाफ नहीं मिलता ना, तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके जो साथी जज साहबान हैं वो खातिर जमा रखें कि फिर पाकिस्तान में जुडिशरी पे किसी को एतमाद नहीं रहेगा। और ये जो हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जिन पे इल्ज़ाम लगाया गया, ये उनके भी इंटरेस्ट में है कि वो ये जो शिकायत है 6 जज साहबान की, इसको ज़ाती अना का मसला ना बनाएं और खुदा के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसका को ख्याल करें। और अगर आपने इन 6 जजों की जो शिकायत है उसको एड्रेस ना किया और इन्हीं के खिलाफ कुछ लोग कह रहे हैं कार्रवाई का मुतालबा करें, तो फिर ये पाकिस्तान जो है इसमें आइन खत्म हो जाएगा। फिर तो स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स में क्या फर्क रह जाएगा? देखिए ना, आप कहते हैं जी कि कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो कानून तोड़ते हैं, आइन की खिलाफवर्जी करते हैं, वो पाकिस्तान में टेररिज्म करते हैं, तो आप तो आइन पाकिस्तान के खिलाफ टेररिज्म कर रहे हैं। और अगर आप इन जजों को भी इंसाफ नहीं देते तो फिर पाकिस्तान में आइन और कानून की क्या अहमियत रह जाएगी? तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा जुल्म होगा, बड़ी ज्यादती होगी। ये इन जजों के साथ ज्यादती नहीं होगी, बल्कि ये रियासत पाकिस्तान के साथ और आइन पाकिस्तान के साथ बड़ी ज्यादती होगी कि सबको पता है, पाकिस्तान के हर ज़ी-शऊर शहरी को पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे जज साहिबान जो हैं वो 6 जज सामने आए, और भी बहुत से जजों का कम से कम मुझे ज़ाती तौर पर पता है जो शिकायत करते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, और कुछ जज साहिबान जो हैं लाहौर हाई कोर्ट के और सिंध हाई कोर्ट के वो बोलना चाहते हैं, हो सकता है वो भी बोलने पे मजबूर हो जाएं। तो अगर इन जजों को आप इंसाफ नहीं देंगे तो ये रियासत को आप किस तरफ लेके जा रहे हैं? फिर हमें बैरूनी दुश्मनों की साजिशों की तो परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम अपने आप को तबाह करने के लिए खुद ही काफी। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर साफर हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान में कम उम्र बच्चों से जिनसी ज्यादती के वाकयात एक बड़ा मसला है, मगर अलमिया यह है कि इन वाकयात में मुलविस अक्सर मुजरमान कभी वाकयात रिपोर्ट ना होने या नाकिस तफ्तीश की वजह से सजा से बच जाते हैं, तो कभी बास अफराद के दबाव या वालिदैन के माफ करने की वजह से मुलजिमान के खिलाफ कोई कार्रवाई ही नहीं हो सकती। इसी किस्म का एक तशवीशनाक वाकया पिछले हफ्ते फैसलाबाद में पेश आया, जहां एक मदरसे के मोहतमिम को जिनसी ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तारी के बाद उलमा की मदाखलत और फरीकैन के सुलह के बाद रिहा कर दिया गया। अहम बात यह कि फैसलाबाद के रहायशी मुदस्सिर नजर ने 22 मार्च को एक मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें यह इल्जाम आयद किया कि मदरसे के मोहतमिम ने उसके 12 साला बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की। बच्चे के वालिद ने वाकये की तफसील बताते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि जब वो अपने बच्चे को ढूंढते हुए एक घर में पहुंचे तो मदरसे का मोहतमिम मौलाना अबू बकर माविया बरहाना हालत में बच्चे के साथ ज्यादती की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुद्दई के पहुंचने पर वो असला लहराते हुए मौके से फरार हो गया। नमाज तो मुकम फारग होने तो बाद मैं देखा तो बेटा मस्जिद च मौजूद नहीं सी। वापसी तो मैं मस्जिद के साथ वाले मकान को जो आया, बेटे दे मैनू रोने की आवाज़ आई। मैं घर के अंदर दाखिल होया, एक मौलवी उसने बच्चे नू पकड़िया होया, मौलवी बरना हालत सी। मैं उनका मैं बच्चे का बाप है, इंसान का बच्चा बन। ये गल सुनते ही उन्हें गन मेरे ते तान दी और उत्थों फरार हो गए। बच्चे के वालिद की जानिब से मुकदमे के इंदराज के बाद मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, लेकिन गिरफ्तारी के बाद कुछ उलमा इकराम सामने आए, जिनमें मकामी उलमा के अलावा नामवर आलिम-ए-दीन इब्तिसाम इलाही ज़हीर भी शामिल थे। इन उलमा ने मुतासरा बच्चे के वालिद और मुलजिम के दरमियान सुलह करवा दी, जिसके बाद मुतासरा बच्चे के वालिद ने मुलजिम को अल्लाह की रजा के लिए माफ करते हुए मुकदमा वापस ले लिया, जिसके नतीजे में कल मुलजिम की रिहाई भी अमल में आ चुकी है। फरीकैन के दरमियान सुलह के मौके पर मौलाना इब्तिसाम इलाही ज़हीर का कहना था कि बच्चे के साथ जिनसी ज्यादती नहीं हुई और मुलजिम सिर्फ बच्चे से जिस्म दबा रहा था।
जिस पर बच्चे के वालिद को गलतफहमी हुई और दोनों के दरमियान तल्ख कलामी हुई। अब गलतफहमी का अजाला हो गया है, इसलिए मामला अफवाह तफहीम से हल हो गए हैं। मैं ये बात समझता हूँ जितना किसी ने काम किया उतना उसका एहतसाब होना चाहिए, और जो उससे बढ़ के किसी के ऊपर इल्जाम लगाना मुनासिब नहीं है। तो इस कैरेक्टराइजेशन की जायजा लेने के लिए कि उसकी कितनी हकीकत है, अगर आज ये बात साबित हो जाती है कि मौलाना अगर मुआविया किसी भी किस्म की ज्यादती या रासियत मुलव्वस है, तो हमने बकायदा यहाँ पे मुतालबा करना था उनको करारे बाकी सजा दी जाए। लेकिन चूंकि ये बात तहकीकात से पहले भी यहाँ नहीं और बाद में ये बात साबित हुई है कि इसका वाक़या नहीं है, तो उनके वालिद साहब ने शफकत की है, उन्होंने उनको जो है माफ़ी तलाफ़ी देने का जो है फैसला किया है। मौलाना इब्तिसाम इलाही ज़हीर का कहना है कि अगर मुल्जिम ने जिनसी ज्यादती की होती तो हम उसे सजा दिलवाते, लेकिन बच्चे के साथ ज्यादती नहीं हुई, इसलिए गिरफ्तार मुल्जिम को रिहा कर देना चाहिए। उलमा की मुदाखलत और सुलह सफाई के बाद पुलिस ने मुल्जिम को रिहा कर दिया है, लेकिन इस वाक़े से जुड़े दो पहलुओं पर गौर करना जरूरी है। पहला यह कि फैसलाबाद में जिनसी ज्यादती के मुल्जिम की FIR दर्ज हो चुकी थी और मुकदमे के इंदराज के बाद किसी आलिम की मदाखलत या किसी मजहबी जमात के दबाव पर पुलिस मुकदमा खारिज नहीं कर सकती, और ना ही वालिदैन की जानिब से सुलह सफाई के बाद पुलिस अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट सकती है, क्योंकि ये जुर्म मुतासरा बच्चे या घराने के अलावा पूरे माशरे के खिलाफ भी एक संगीन जुर्म है। इसके अलावा ऐसे वाक़यात में सुलह के लिए मुतरक होने वाले उलमा इकराम को भी अपने रवैये पर नजरसानी करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा पहले भी मुतअद्दिद बार हो चुका है कि किसी मदरसे से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स पर जिनसी ज्यादती का इल्ज़ाम लगने के बाद उलमा इकराम मुल्जिम की हिमायत में सामने आ जाते हैं और फरीकैन के दरमियान सुलह और मुकदमे के अखराज की कोशिशें शुरू कर देते हैं। 4 साल पहले मानसेरा में भी इसी किस्म का एक वाक़या पेश आया था, जहां मदरसे के उस्ताद पर जिनसी ज्यादती के इल्ज़ामात लगे, मगर उस वक्त भी एक मजहबी जमात की जानिब से मुल्जिम को बचाने की कोशिश की गई। JUF के मकामी रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह ने पहले मुल्जिम को 3 रोज़ तक अपने घर छुपाए रखा, और जब पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार किया और बाद में मुल्जिम पर इल्ज़ामात साबित भी हो गए, तो मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह ने मुतासरा फैमिली पर सुलह के लिए दबाव डाला। इसलिए अब यह ज़रूरी है कि उलमा कराम जिनसी ज्यादती के मुल्जिमान को बचाने की कोशिश करने के बजाय ऐसे वाक़यात पर वाज़ेह और सख्त तरीन मौक़िफ़ अपनाएं, और ऐसे तमाम बदकिरदार नासिर जो जिनसी ज्यादती के वाक़यात में मुलव्विस हों, उनको अपने मदारिस और मकातब फ़िक्र से बेदखल करते हुए उनसे लाताल्लुकी का ऐलान करें। लेकिन बदकिस्मती से कुछ उलमा इसके बरक्स मामले में मदाखलत करते हुए अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हैं और मुतासर फरीक और ख़ानदान को दबाव में लाकर सुलह कराने की कोशिश करते हैं, और इसी तरह मामला बहमा अफवाह व तफहीम के नाम पर हल कर दिया जाता है। जहीद उलमा कराम को ऐसे वाक़यात में मुतासरा बच्चे और उसकी फैमिली के साथ खड़ा होना चाहिए, ताकि इल्ज़ामात की शफाफ तहकीकात मुमकिन हो सके, क्योंकि उलमा की जानिब से ज़्यादती में मुलव्विस चंद अनासिर की हिमायत मदारिस की मजमूई तौर पर बदनामी का बाइस बनती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।